बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम PSY 511 इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी का शॉर्ट लेसन नंबर 21 का आगाज़ करेंगे। तो लेसन नंबर 21 का नाम है इन्वायरमेंटल चेंजेस एंड स्ट्रेस। इन द स्टार्टेड आपको कुछ इस तरह से इसमें बताया गया है कि इंसान बहुत अडेप्टेबल होता है, यानी इंसान अपने इन्वायरमेंट के मुताबिक अपने आप को ना बदल लेता है। जब इंसान अपनी हालत से खुश नहीं होता तो इसके पास ना सोचने और न्यू तरीक़ों मतलब कि नए तरीक़ों से चीज़ें बनाने की सलाहियत आती है इंसान के पास। और इंसान के पास जो कुछ भी अवेलेबल होता है ना, इसके मुताबिक अपने आप को ना एडजस्ट कर लेता है। और अगर ज़रूरत हो तो अपनी लिविंग इन्वायरमेंट मतलब के रहने के माहौल को भी बदल सकता है इंसान, ताकि इसके लिए ना ज़्यादा मतलब कि इंसान के लिए ज़्यादा आसान और कंफर्टेबल हो। लेकिन ये फ्लेक्सिबिलिटी हर दिन चैलेंज वाली होती है इंसान के लिए। आजकल ना बहुत सी चीज़ें इंसान की एडेप्टेबिलिटी को ना टेस्ट कर रही हैं। और ये चीज़ें कुछ इस तरह से हैं। नंबर वन पे है अंदरूनी फोर्सेस। हम मतलब कि ह्यूमन रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है वो अंदरूनी फोर्सेस से रिलेटेड है। जैसे कि वायलेंट क्राइम्स मतलब कि सज़ा या मारपीट की जो मामलात होते हैं, जंगे, टेररिज्म्स और जीनोसाइड्स वगैरह मतलब कि कत्लेआम, ये अंदरूनी फोर्सेस होती हैं। ह्यूमन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, तो ये चैलेंज वाली होती हैं। कुदरती डिज़ास्टर्स मतलब कि नेचुरल डिज़ास्टर्स जो होते हैं ना, जैसे कि फेमिन से मतलब कि भूख मारी होती है, कहत साली जिसे कहते हैं। फ्लड्स वगैरह मतलब कि जो आ जाते हैं, फ्लड्स वगैरह या ड्रॉट्स मतलब कि सूखापन जो होता है वो आ जाता है। अर्थक्वेक्स मतलब कि जंजले वगैरह, और वोल्केनो मतलब कि आतिशफ़शां वगैरह जो फटते हैं। और अडप्शंस, ये कुदरती डिज़ास्टर जो हैं ये भी इंसान के लिए चैलेंज वाले होते हैं। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट मतलब कि टेक्नोलॉजी का जो है आजकल बढ़ रही है, जैसे कि AI जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। जैसे कि तेज़ गाड़ियाँ, एयर ट्रैफिक का बढ़ना, जहाँ जहाज़ ज़्यादा हो रहे हैं, और इनका ना हवाई रास्ते जो हैं वो कंजेस्टेड हो रहे हैं। और केमिकल्स का जो है वो बढ़ना, इसके लिए ना न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का बढ़ना भी इंसान के लिए ना एक न्यू रिस्क पैदा कर रहा है। ये सब फोर्सेस ना मिलकर इंसान की अडेप्टेबिलिटी को ना चैलेंज कर रही है। ज़्यादा मटेरियल गुड मतलब कि ज़्यादा जो गुड्स है ना, और एफिशिएंट सर्विसेज की डिमांड भी ना फिजिकल और ह्यूमन इन रिसोर्सेज को ना स्ट्रेन कर रही है, मतलब कि दबाव में डाल रही है। ओके। इसमें इस वाले पैराग्राफ में कुछ इस तरह से आप स्टूडेंट को बताया गया है कि इस तरह से ना हम रोज़ाना अपनी लाइफ में ना ये थ्रेट्स मतलब के ख़तरे देखते हैं, जहाँ हमें ना ज़्यादा इन जेनिटी मतलब के सोचने की सलाहियत की ज़रूरत पड़ती है। अपने आप के एक्सटर्नल फोर्सेस से बचने के लिए ना हम मटेरियल पोसेशंस मतलब के मालो दौलत और अपनी इंडिविजुअल्स डिज़ायर्स मतलब के ख़ुद की ख्वाहिशात को ना रिकनसाइल मतलब के मुताफिक करने की कोशिश करते हैं। इन सब चीज़ों का ना अमल जो है ना वो स्ट्रेस के नाम से जाना जाता है। ओके, मतलब कि लेबल्ड स्ट्रेस के नाम से है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की बात करें तो इसमें बताया गया है कि जब से ना टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है ना, तो इससे ना हमारे लिए फ़ायदा भी हो रहा है, लेकिन न्यू ख़तरे मतलब कि नए ख़तरे भी पैदा हो रहे हैं। मिसाल के तौर पर तेज़ ट्रांसपोर्टेशंस मतलब कि सफारी का जो तरीके वगैरह हैं, तेज़ गाड़ियाँ और क्राउडेड वगैरह एयर कॉरिडोर्स के वजह से ना एक्सीडेंट्स की पोटेंशनलिटी जो है ना वो बहुत बढ़ गई है, मतलब कि जो अक्सर हवाई क्रैश होते हैं। केमिकल इंडस्ट्री की बात करें तो केमिकल इंडस्ट्री का एक्सपेंशंस भी ना इन्वायरमेंट्स प्रॉब्लम्स का सबब बन रहा है। बहुत सी सब्सटेंसेस जो इन्वायरमेंट्स में आ रहे हैं ना, इनका ना लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स हैं। ताकि ना इन लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स के साथ साथ अभी तक ना नहीं जाने जा रहे कि ये इफ़ेक्ट्स किस तरह से हैं, और ये इंसान की हेल्थ और इकोसिस्टम्स पर भी ना अफेक्ट कर सकती हैं, ये केमिकल इंडस्ट्री का जो बढ़ना है। इसके अलावा न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, ये देखें ना मैंने हाईलाइट किया हुआ, तो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का वो भी बहुत ज़्यादा फैल रही है। तो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का बढ़ना भी ना सेफ्टी कंसर्न्स मतलब कि जो है ना वो सेफ्टी को नहीं मेजर कर रहा। तो राइज कर सेफ्टी कंसर्न जो है वो राइज कर रहा है, जिसमें ना वेस्ट मैनेजमेंट का और कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स का खौफ भी है, वो भी पैदा हो रहा है। बट वट एग्जैक्टली इज स्ट्रेस, लेकिन बात यह है कि स्ट्रेस एक्चुअल में है क्या।
तो इसमें बताया गया कि स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट हर जगह डिस्कस किया जाता है। ये टॉपिक जो है ना स्ट्रेस का, न्यूज़पेपर, बुक्स और टीवी के थ्रू के डिस्कस हो रहा है। बहुत सी पर्सनालिटी टेस्ट और स्केल्स बनाए गए हैं जो ये चेक करने में मदद करते हैं कि इंसान स्ट्रेस को ना कितना हैंडल कर सकता है। और ये चीज़ें ना बताई जा रही हैं कि स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है और इसका अर्ली डिटेक्शन, मतलब कि जल्दी पहचान कैसे की जाए स्ट्रेस की। डिफाइनिंग स्ट्रेस थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव्स की बात करें तो इसमें बताया गया है कि स्ट्रेस को डिफाइन जो है वो, मतलब कि स्ट्रेस की जो तारीफ है ना वो की गई है कि एक ऐसी हालत है या एक ऐसी हालत के तौर पर जाना, एक इंसान एक ऐसी हालत में होता है कि इंसान जो है ना, इंसान को इन्वायरमेंट से ना कुछ डिमांड्स फेस करनी पड़ती हैं और उसको ना अपने आप को ना उन डिमांड्स के मुताबिक बदलना पड़ता है। ज़्यादातर रिसर्चर्स इस डेफिनेशन से ना एग्री करते हैं, लेकिन जो चीज़ें वो डिसएग्री करते हैं ना वो ये हैं कि स्ट्रेस को ना हम डिमांड्स समझते हैं और या इंसान की रिस्पॉन्स को समझते हैं जो वो डिमांड के रिस्पॉन्स में देता है। तो ये जो है ना डेफिनेशंस कुछ इस तरह से थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव्स के मुताबिक स्ट्रेस की डेफिनेशंस थी। थियोरेटिकल मॉडल्स ऑफ स्ट्रेस की बात करें तो स्ट्रेस को ना समझने के लिए कई थियोरेटिकल मॉडल्स प्रपोज किए गए थे, जिनमें है द जेम्स लैंग थ्योरी ऑफ इमोशंस। तो ये थ्योरी कहती है कि इमोशंस तब बनते हैं जब हमारी बॉडी में ना फिजियोलॉजिकल चेंजेस होती हैं किसी इवेंट्स के रिस्पॉन्स में। इस थ्योरी के मुताबिक स्ट्रेस को ना एक फिजिकल रिस्पॉन्सेस माना जाएगा जो हमारी बॉडी किसी डिमांड्स की जवाब देते हुए करती है। ओके। द कैनन बार्ड थ्योरी की बात करें तो ये इस थ्योरी का कहना है कि इमोशंस और फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस एक ही वक्त पर होते हैं, लेकिन ये दोनों इंडिपेंडेंटली होते हैं। इस मॉडल के मुताबिक स्ट्रेस को हम डिमांड भी समझ सकते हैं और रिस्पॉन्स भी। द स्केटर सिंगर थ्योरी की बात करें तो ये थ्योरी कहती है कि इमोशंस का होना डिपेंड करता है फिजियोलॉजिकल अरोजल्स पर और उस अरोजल्स का कोग्निटिव इंटरप्रिटेशंस पर। इस थ्योरी के मुताबिक स्ट्रेस में ना एक पर्सनल इंटरप्रिटेशंस होती है जिसमें ना हम डिमांड्स को कैसे परसीव करते हैं वो शामिल होता है। रिस्पॉन्स बेस्ड डेफिनेशंस ऑफ स्ट्रेस की बात करें तो इसमें बताया गया कि स्ट्रेस का रिस्पॉन्स बेस्ड डेफिनेशंस ये कहती है कि स्ट्रेस वो फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल रिएक्शंस है जो किसी भी इंडिविजुअल्स को डिमांडिंग या थ्रेटिंग सिचुएशंस का सामना करते वक्त होती है। फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स की बात करें तो बॉडी का रिस्पॉन्स किसी भी डिमांड्स पे हो सकता है, चाहे वो प्लीजेंट्स हो या अनप्लीजेंट्स। इस डेफिनेशंस के मुताबिक स्ट्रेस को हम बॉडी के फिजिकल रिएक्शंस के तौर पर देखते हैं, जैसे कि हार्ट रेट का बढ़ना, ब्लड प्रेशर्स का बढ़ना या गैल्विक स्किन से रिस्पॉन्स वगैरह। तो ये फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस में आता है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग स्ट्रेस की बात करें तो इसमें बताया गया इन द स्टार्टेड कार्डियो वेस्कुलर सिस्टम। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की बात करें तो जब स्ट्रेस होता है ना तो हार्ट रेट जो है ना और ब्लड प्रेशर से बढ़ जाता है ताकि ना मसल्स को ना ज़्यादा ऑक्सीजन और न्यूट्रिशंस मिल सके, जैसे बॉडी को एक्शंस के लिए प्रिपेयर किया जाता है। जिससे ना बॉडी को एक्शंस के लिए प्रिपेयर किया जाता है तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ये काम करता है। रिस्पायरेटरी सिस्टम्स की बात करें तो स्ट्रेस के दौरान क्या होता है कि सांस लेने की रेट जो है वो तेज़ हो जाती है ताकि ना बॉडी में ना ऑक्सीजन जल्दी से ना डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। ओके। आगे है मस्कुलोस्केलेटन केलेटल सिस्टम्स की बात करें तो मसल्स टेंस हो जाते हैं स्ट्रेस में ताकि ना बॉडी फिजिकल एक्टिविटी के लिए ना रेडी हो सके। ओके। एंडोक्राइन सिस्टम्स की बात करें तो स्ट्रेस हार्मोन्स जैसे कि एड्रेनाल एड्रेन एड्रीनलाइन और कोर्टिसोल से रिलीज होते हैं जो बॉडी को अलर्ट करते हैं। ओके। फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज की बात करें तो स्ट्रेस के ना फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस में ना कई इमोशनल और कॉग्निटिव रिएक्शंस हो सकते हैं, जैसे कि एंजाइटी, वॉरी या फियर और कंसंट्रेशन से की मुश्किल, कंफ्यूजन, सेल्फ कंट्रोल की लॉस और सेल्फ स्टीम्स का गिरना भी है फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज में। तो पेपर पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज क्या होते हैं स्ट्रेस के दौरान। ओके। इमोशनल रिएक्शंस अंडर स्ट्रेस की बात करें तो नंबर 1 पे आता है एंग्जाइटी, और ये भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है।
ये एक ना हाइटेंड, मतलब कि एग्जाइटी क्या है कि ये एक हाइटेंड स्टेट होती है जो इंडिविजुअल्स को पोटेंशियल थ्रेट्स का सामना करने के लिए प्रिपेयर करती है। वॉरी की बात करें तो इसका मतलब है कि ये एक ना परसिस्टेंट कंसर्न होता है स्ट्रेस के दौरान, जो रियल या इमेजिन्ड स्ट्रेसर्स को स्ट्रेसेस के बारे में ना होती है। फियर की बात करें तो ये एक इंटेंस इमोशनल रिस्पॉन्स होता है जो इमीडिएट थ्रेट्स को ना फेस करने या फेस करते वक्त होता है, और ये फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स को ना एक्टिवेट कर देती है। कोग्निटिव रिएक्शंस अंडर स्ट्रेस की बात करें तो इसमें बताया गया है कि कंसंट्रेशंस डिफ़िकल्टीज, मतलब कि आपके जो स्ट्रेस के दौरान क्या होता है कि आपके जो कोग्निटिव फंक्शंस में सबसे पहले आपकी कंसंट्रेशन डिफ़िकल्टीज होती है स्टार्ट। तो स्ट्रेस होने पर ना हमारी फोर्सेस हमारा फोकस ना स्ट्रेस होने पर हमारा फोकस करने की एबिलिटी इम्पेयर हो जाती है, मतलब कि जुड़ती नहीं है फोकस करने की जो एबिलिटी होती है। इसी वजह से ना स्टूडेंट्स जब एग्ज़ाम आता है तो उनका फोकस स्ट्रेस की वजह से नहीं हो पाता, क्योंकि उनका कोग्निटिव रिएक्शंस अंडर स्ट्रेस हो जाता है, जिसकी वजह से कंसंट्रेशन डिफिकल्टीज होती है। ओके स्टूडेंट्स, होपफुली आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। तो इसलिए आप एक ब्लैक कॉफ़ी या कैफीचिनो कॉफ़ी पी लिया करें, इससे आपको स्ट्रेस रिलीफ मिलेगा, कंसंट्रेशन और फोकस आपका होगा, जिसकी वजह से आपकी कंसंट्रेशन डिफिकल्टीज दूर हो जाएगी। ओके, तो अब आते हैं कन्फ्यूजन्स की तरफ। तो हाँ, स्ट्रेस का ना ओवरवेलमिंग नेचर्स हमारी क्लैरिटी को ना धुंधला कर देता है, और डिसीजन मेकिंग में मुश्किल होती है। तो कन्फ्यूजन्स जो होती है वो इस वजह से होती है क्योंकि हम स्ट्रेस में हो जाते हैं समटाइम। लॉस ऑफ कंट्रोल की बात करें तो स्ट्रेस की वजह से ना ऐसे लगता है कि हम अपने ना सर्कमस्टांसेस को ना मैनेज नहीं कर सकते या मैनेज नहीं कर पा रहे। सेल्फ एस्टीम इश्यूज की बात करें तो क्रॉनिक स्ट्रेस की वजह से ना सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ वर्थ भी गिरने लग जाती है। ऑब्जेक्शंस टू रिस्पॉन्स बेस्ड डेफिनेशंस की बात करें तो इस अप्रोच के मेजर प्रॉब्लम्स ये है कि ये ना रिस्पॉन्सेस अलग अलग स्टिमुली से ना भी हो सकते हैं, जैसे कि हार्ट रेट का बढ़ना सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज से नहीं बल्कि हॉरर मूवी देखने, रोलर कोस्टर्स राइड लेने, या ब्लाइंड डेट के लिए, मतलब कि जो होती है ना डेटें आजकल होती हैं, वो वाली डेट डेट के लिए इंतज़ार करते वक्त भी हो सकता है। इसी तरह ना एंग्जाइटी, लॉस ऑफ कंट्रोल और सेल्फ एस्टीम इश्यूज भी कई अलग स्टिमुली से हो सकती है। स्टिमुलस बेस्ड डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेस की बात करें तो स्टिमुलस बेस्ड डेफिनेशन स्ट्रेस को इन्वायरमेंटल इवेंट्स के शक्ल में ना देखी गई है, जो किसी भी रिस्पॉन्स सिस्टम्स पे इम्पेक्ट डालती है, चाहे वो फौरन या प्रोलॉन्ग एक्सपोजर्स का रिजल्ट हो। इसके अलावा इस वाले पैराग्राफ में आपको बताया गया है कि कुछ थ्योरिस्ट स्ट्रेस को ना स्टिमुलस बेस्ड अप्रोच से ना समझते हैं, और ये कहते हैं कि इन्वायरमेंटल इवेंट्स को कैटेगराइज किया जाना चाहिए बेस्ड उन इफेक्ट्स सिस्टम्स के, साइकोलॉजी के और सोशल से डिस्टर्बेंस पर भी। इन इवेंट्स में ना नॉइस पोल्यूशन है, पॉपुलेशन डेंसिटी ऑर्डर्स, लव्ड वंस का लॉस और लाइफ स्टाइल में चेंजेस शामिल हैं। स्टिमुलस बेस्ड जो डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग पेपर पढ़ने में इंपॉर्टेंट है। इस वाले पैराग्राफ की बात करें तो इसमें बताया गया है स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट्स को लेकर, अगर नॉइज़ का लेवल किसी स्पेसिफिक डेसिबल लेवल से ज़्यादा हो, या कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशंस किसी एग्रीगेट अपाउंड वैल्यू से ज़्यादा हो, तो वो इन्वायरमेंट स्ट्रेसफुल हो सकता है। पेपर पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है इसी पैराग्राफ का एमसीक्यूज उठाकर। प्रॉब्लम्स विद स्टिमुलस बेस्ड डेफिनेशंस की बात करें तो एक मेजर प्रॉब्लम ये है कि हर स्टिमुलस हर शख्स के लिए स्ट्रेसफुल नहीं होता। ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी, सिचुएशंस और बिहेवियर पर। जैसे कि लाउड स्टीरो का साउंड पार्टी में इंजॉय हो सकता है, लेकिन अगर आप एग्ज़ाम की प्रेपरेशंस कर रहे हैं तो वो डिस्टर्बिंग हो सकता है। मतलब ये है कि अगर आप साइलेंट वाले माहौल में स्टडी कर रहे हैं, वही म्यूज़िक अगर आप पार्टी में चलाएं तो वो आपके लिए इंजॉयबल होगा अगर आप पार्टी में, लेकिन वही अगर आपके कमरा इम्तिहान में म्यूज़िक चला दिया जाए, या आपके ड्यूरिंग स्टडी प्रिपरेशंस एग्ज़ाम के दौरान अगर आपके चला दी जाए वो वही म्यूज़िक, तो वो आपके लिए क्या होगा, सर दर्द होगा। लेकिन अगर आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वो डिस्टर्बिंग हो सकता है, जाहिर सी बात है। इस तरह हाई पॉपुलेशन डेंसिटी या आइसोलेशन दोनों स्ट्रेसफुल या इंजॉयबल हो सकते हैं। ये उस पर्सन की प्रेफरेंसेस और
कॉन्टैक्ट की अमाउंट पे डिपेंड करता है। इस तरह स्ट्रेस को समझने के लिए अलग अलग मॉडल्स हैं, लेकिन हर मॉडल का अपना एक पर्सपेक्टिव्स है। ओवरऑल ये था आपका लेसन नंबर 2021। लेसन कैसा लगा कमेंट्स में लाजमी बताएं। अब इस लेसन का ओवरव्यू दूंगा। ओवरव्यू देने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है उन स्टूडेंट्स हैं जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंडली प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक करें, क्लासमेट के साथ शेयर करें। लेक्चर के ओवरव्यू में कुछ इस तरह से बताऊंगा कि इन द स्टडीड आपको पूछा जा सकता है कि फोर्सेस क्या हैं जिसकी वजह से क्या है इंसान के लिए वो सारी प्रॉब्लम्स बनना शुरू हो रही हैं। तो फोर्सेस जो हैं वो ये टेररिज्म्स हैं, वार्स हैं, वायलेंस क्राइम्स वगैरह हैं। ओके, इनक्रेडिबिलिटी अडेप्टेबल से क्या मुराद है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ह्यूमंस आर इनक्रेडिबली अडेप्टेबल है। और क्यों? क्योंकि इंटेलिजेंस की वजह से, और इन एन इंजीनियरिटी की वजह से, क्योंकि वो न्यू थिंग्स बना सकता है इंसान। तो ये पेपर पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है। इंटरपर्सनल फोर्सेस क्या है, पेपर पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा लेबल स्ट्रेस किस तरह से लगता है, जब जाहिर सी बात है कि जब इन एक्सट्रिकेबली ट्राइड हो जाती है इंसान के साथ, जब उसके साथ फोर्स लगती है, तो कॉमनली फिर लेबल स्ट्रेस जो है वो लग जाता है। वो इस तरह की इनस्ट्राइबली टायर्ड की वजह से। ओके, टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस जो है वो हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन, ये इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है ये पूरा ओवरऑल, लेकिन बस इसमें एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी के लेकर बताया गया कि लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हो रहे हैं केमिकल इंडस्ट्री का फैलने की वजह से। केमिकल इंडस्ट्री ज़्यादा जो है वो तरक्की कर रही है, हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन हो रही हैं, जिससे एयर पोल्यूशन वगैरह, एक्सीडेंट्स वगैरह, हवाई जहाज़ के एक्सीडेंट्स, रोड एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी वो बहुत बढ़ी है। तो ये बढ़ने की वजह से इंसान के ना स्ट्रेस में इजाफा हो रहा है। तो ये पेपर पॉइंट भी से इतना उसका नाम है इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आपसे पूछा जा सकता है कि मेजर काजेज़ क्या हैं। तो टेक्नोलॉजी जो है वो तरक्की कर रही है, और जो ए हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन तरक्की कर रही है, न्यू टेक्नोलॉजीज, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट आ रही है, केमिकल इंडस्ट्री एक्सपेंशन हो रही है। तो ये आपसे अगर पूछा जाए तो आप एग्जांपल्स के तौर पर इनको अटैच कर लीजिएगा। उसके बाद पर्सनल अकाउंट ऑफ स्ट्रेस को लेकर ये भी पेपर पॉइंट व्यू से पैराग्राफ इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है। वट एग्जैक्टली इज स्ट्रेस, ये पेपर पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका पूरा ओवरऑल मटेरियल। ओके, अब आते हैं हम डिफाइनिंग स्ट्रेस थ्योरेटिकल परस्पेक्टिव से। ये पेपर पॉइंट व्यू से इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, मैंने हाईलाइट की हुई है, तो यही जो है इसको अच्छी तरह 2-3 मरतबा आप स्टूडेंट्स पढ़ लेना। थ्योरेटिकल मॉडल्स ऑफ स्ट्रेस की बात करें तो ये 3-4 जो है ना थ्योरेटिकल मॉडल्स, सॉरी थ्री हैं। 3 थियोरेटिकल मॉडल्स पेपर पढ़ने भी इंपॉर्टेंट है, आप इनको याद रख लेना। पेपर और आपसे घुमा फिरा के भी पूछा जा सकता है कि थियोरेटिकल मॉडल ऑफ स्ट्रेस को लेकर द जेम्स लैंग थ्योरी ऑफ इमोशंस जो है वो क्या बताती है। यहाँ इसी तरह आपको इनके ना एमसीक्यूज, इनकी डेफिनेशंस को उठाकर ही एक या दो वर्ड हटाकर आपसे ना एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है। ओके, रिस्पॉन्स बेस्ड डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेस किस तरह की होती है, तो स्ट्रेस एम्फेसाइज द फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल रिएक्शंस होता है, और ये वाक़या होता है तब जब हम डिमांडिंग कर रहे होते हैं थ्रेटिंग सिचुएशंस को लेकर। तो ये पेपर पॉइंट भी इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है। फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस में किस तरह से होती है हमारा स्ट्रेस की सिचुएशंस के दौरान, तो ये स्ट्रेस जो है वो कंसेप्चुलाइज्ड होता है, और ये बॉडी फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस किस तरह से दिखाती है हमारी। गैल्वेनिक स्किन रिस्पॉन्सेज होते हैं, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट जो है वो, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, हार्ट रेट बढ़ जाती है। तो ये बॉडी फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस दिखाती है, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज जो होते हैं हमारे स्ट्रेस के दौरान। तो पेपर पानी भी इंपॉर्टेंट है, और स्ट्रेस क्या है, इज कंसेप्चुलाइज्ड है। स्ट्रेस क्या है, कंसेप्चुलाइज्ड है। कि फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग स्ट्रेस की बात करें तो इसमें ज़ाहिर सी बात है आपसे ना पूछा जा सकता है कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्या करता है। स्ट्रेस, हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है स्ट्रेस के दौरान। रिस्पिरेटरी सिस्टम क्या करता है, तो ये रैपिड टू डिस्ट्रीब्यूट ऑक्सीजन करता है। और मस्कुलस स्केलेटल सिस्टम क्या करता है, फिजिकल एक्टिविटी जो है वो करता है, और ये रीडाइंग द बॉडी फॉर फिजिकल एक्टिविटी करता है। एंडोक्राइन सिस्टम क्या करता है, स्ट्रेस हार्मोन जो है वो एड्रेनालाइन और कोर्टिसल्स जो है वो रिलीज करता है। ओके, तो ये पेपर पढ़ने में से इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है। और फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज जो है वो किस तरह से होते हैं मज़ीद, तो ये फिर हम हमारी एंग्जाइटी, वॉरी और फियर जो है ना, ये साइकोलॉजिकल, सॉरी फिजियोलॉजिकल तो हमने ऊपर पढ़ लिया ना, ब्लड प्रेशर रेट होना, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होना, हार्ट रेट वगैरह, और स्किन को लेकर जो था
अब ये साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज किस तरह से होते हैं स्ट्रेस के दौरान, तो एंग्जाइटी, वरी और फियर जो है वो शामिल हो जाता है। ओके, तो ये पेपर पॉइंट भी इससे इंपॉर्टेंट, आपसे इसी तरह घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। और ऑब्जेक्शंस टू रिस्पॉन्स बेस्ड डेफिनेशन इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन 2-3 मरतबा आप इसको पढ़ लेना। ओके, स्टिमुलस बेस्ड डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेस किस तरह की होगी, तो ये जो है ना वो भी इस डेफिनेशन को भी पढ़ लेना, पेपर पॉइंट भी से इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम विद स्टिमुलस बेस्ड डेफिनेशन की क्या है कि मेजर प्रॉब्लम्स है और डिस्टर्बिंग करती है स्ट्रेसफुल्स को लेकर, मतलब कि इसमें ना जब सिचुएशंस जो है वो इंडिविजुअली तौर पर इन्वॉल्व होती है हर एक इंसान की सिचुएशंस पर, कि वो किस तरह के माहौल पे इंटरेक्ट कर रहा है। अगर वो जिस तरह का माहौल होगा उसी के माहौल के मुताबिक ही उसका स्ट्रेस जनरेट होगा। तो इसलिए प्रॉब्लम विद स्टिमुलस बेस्ड डेफिनेशंस यही कहती है कि ये इंसान के स्टीरियो टाइप, मतलब कि जो भी माहौल होगा उसकी कंडीशंस पे डिपेंड करेगा। ओवरऑल ये था आपका लेक्चर का ओवरव्यू। कैसा लगा लेक्चर के ओवरव्यू के हवाले से भी आप कमेंट्स लाजमी कर लिया करें स्टूडेंट्स। इसके अलावा अगर आप इस्लामिक और मॉडर्न साइकोलॉजी के बारे में जानने में इंटरेस्टेड है तो इनर साइकोफ्लिक्स पावर्ड बाय साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी यूट्यूब चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इनर साइकोफ्लिक्स यूट्यूब चैनल, या फिर आपको इस वीडियो के एंड पे भी इनर साइकोफ्लिक्स यूट्यूब चैनल का जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा। और आपको जो है ना लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि अगर आप इस्लामिक साइकोलॉजी के बारे में जानना चाहते हैं तो किसी भी यूट्यूबर नहीं है, किसी ने भी अभी तक इस्लामिक साइकोलॉजी पर जो है वो डिटेल से डिस्कस नहीं किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह इनर साइकोफ्लिक्स से पहला एक इस्लामिक यूट्यूब चैनल है जिसमें इस्लामिक साइकोलॉजी को मॉडर्न साइकोलॉजी के साथ रिलेट किया गया है। इसके अलावा साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी ने 2025 के एंड तक टारगेट दिया कि 1 मिलियन सब्सक्राइबर होने चाहिए। तो आप स्टूडेंट्स के सपोर्ट से ही 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो सकते हैं, तो लिहाजा जितना हो सके अपने क्लासमेट के साथ शेयर करें। सब्सक्राइबर्स बढ़ाने में, सब्सक्राइब करवाने में आप साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी का भरपूर तावन करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।